हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया यहाँ पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के चैनल पे और आशा कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए थे, उसी का आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने एक ओवरव्यू लिया था पिछली क्लास में, तो जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है ना, तो आप वहां पे देख लेना। एक हमने ओवरव्यू लिया था कि कैसे क्लासिफिकेशन के सवालों को करना होता है, और हमने कुछ 10-15 सवाल वहां पे प्रैक्टिस भी किए थे। ठीक है, अगेन मैंने कहा था ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके और ज्यादा ट्राई करने वाला है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हाँ, आज हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अगली क्लास में हम एक मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। नहीं तो हम क्लासिफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस जितना एक टारगेट रखा है हम वहां तक जाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मेरा अगेन पेज देख सकते हो, मेरे बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फटाफट से फॉलो कर लो, ताकि आपको सारी अपडेट सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स अगेन देखने को मिलती है, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लास के लिंक्स, पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है ना। तो आप अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो, और ये एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का पूरा फायदा उठाने के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो बच्चे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के हमने उस दिन कुछ क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया था। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करनी थी। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। अगेन हमने समझा था कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे अलग अलग टाइप्स आती है, और आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि सवालों के जरिए हम चैप्टर को समझते चले, और जब भी ये सवाल हमारे पेपर में आए तो हम इसको बढ़िया तरीके से कर पाए। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 जो कि सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि बांग्लादेश इज रिलेटेड टू टका, साउथ कोरिया इज रिलेटेड टू रुपयन। वैसे तो इतना पढ़ते मुझे पता लग गया ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी, मतलब जो वहां के पैसे को बोलते हैं, जैसे इंडिया वाले को हम रुपया रुपीस बोलते हैं, है ना, तो साउथ कोरिया में वॉन बोलते हैं, है ना, वॉन। तो रुपयन तो नहीं होता, तो इसी से वैसे पता लग गया। रशिया में रूबल, रशियन रूबल के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में रिंगेट के नाम से जाना जाता है ना। अभी हाल ही में मैं होके भी आया था, तो वहां पे मलेशियन रिंगेट का यूज कुछ 17-18 रुपए के पास एक रिंगेट का वैल्यू रहता है। तो आपको है ना, मजा आएगा जब आप ट्रेवल करते हो, आपको ये कन्वर्जन पता लगती है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमको सीखने को बहुत सिखाती है, क्योंकि वहां पे बहुत लोगों को मैंने परेशान होते देखा। कईयों ने ऐप डाउनलोड कर रखी है, है ना, बार बार कहीं आप जा रहे हो शॉपिंग पे या कुछ, और वो आप कन्वर्ट करे जा रहे हो। अब वैसे 19 रुपीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था जब मैं गया, है ना। अब बार बार ऐप से देखना यार, ऑल्दो इजी है अगर आप चाह रहे हो कि किसी एक डिवाइस का हेल्प लेना, बट अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आपको पता लग जाता है कि इंटू 19 करने से बेटर है कि इंटू 20 करें किसी चीज को, और फिर उसमें से 10% घटा दो। तो जैसे 20 रुपए की चीज थी वहां पे, है ना, या 20 रिंगेट की थी, तो इंटू 19 हमको सीधा दिख जाती है, तो 380 की हो रही है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि इसका 20 किया और उसमें से 10% के आसपास घटा दो, तो वो लगभग आपकी उतनी वैल्यू, है ना, दे देती है। क्यों? क्योंकि उतना ही टैक्सेस वगैरह का रिबेट आपको मिल जाएगा। अब कोई कहेगा सर 5% भी तो ले सकते हैं, तो यार देखो, हमको वैल्यू रिलेट करनी है ना, कि 20 से 5% ही होगा, 1/20 इंटू 100। अब 10% इसलिए क्योंकि वहां पे बाकी टैक्सेस का भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशंस आपको हेल्प करती हैं, है ना, और अकॉर्डिंगली आप उसका अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है, और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो साउथ कोरिया की करेंसी वॉन होती है ना, और ये चेंज होगा, ये गलत होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, क्यूमिन, फेनल। तो ग्राउंडनट मूंगफली जो है हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये सारे है ना, सरसों, जीरा, सौंफ, ये सारे हमारे मसालों के तौर पे या उस फॉर्म में यूज होते हैं, है ना, स्पाइसेस के फॉर्म में या सीड्स के फॉर्म में। पर ग्राउंडनट जो है वो हम एज अ नट, है ना, खाते हैं। और सर्दियों में मेरे ख्याल से तो वैसे ही अभी कुछ लोगों की
सबसे फेवरेट स्नैक है ना, बीच में खाने का चीज है। 17 सवाल क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, इंटरवल, एंडिंग एंड फेयरवेल। इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, इंटरमिशन वाला, वैलिडेशन वाला, अगर किसी को याद हो तो बिल्कुल ये सेम सवाल है, बस इंग्लिश के वर्ड्स अलग है। अगेन वो सीपीओ में था, ये सीजीएल में है। यहाँ पे एंडिंग देखो, फेयरवेल और एंड तीनों का सेम मतलब आखिरी से हो रहा है, तो इंटरवल यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल मतलब मिडल, बीच में बात कर रहा है, बाकी सब आखिरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या कह रहा है, गार्डन में लेडल। देखो जो लेडल होता है वो एक वो बड़ा सा बकेट टाइप का, या जिसमें हम मोल्टन मेटल, अगर किसी ने कास्टिंग फॉर्जिंग पढ़ा है तो उसके लिए यूज करते हो, है ना। जिसने नहीं पढ़ा तो अभी आप एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से इजीली रिलेट कर लोगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टडी रूम, मेरे ख्याल से स्टडी रूम सबको पता होगा। क्या कहते हैं कि जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे टेबल लैंप होता है, तो यानी पहले में जो दूसरी चीज आ रही है ना, तो स्टडी रूम में टेबल लैंप होगा। देखो गार्डन में लेडल यहीं से पता लग गया कि वैसे नहीं है, क्योंकि लेडल वो लोहे का डालने का, प्लास्टिक का भी आता है, वैसे लोहे का भी आता है, छाननी से भी रिलेट कर सकते हो, एक वो बड़ी बास्केट से भी रिलेट कर सकते हो। तो ये वैसे अगेन हमें पता लग गया आंसर है। क्यों? क्योंकि किचन में कढ़ाई भी होगी, बाथरूम में शॉवर होगा। अब कोई ये ना सोचे कि सर हमारे तो बस टैप्स लगे हुए हैं, शॉवर नहीं है, तो डी मार्क करें। बेटे जनरली सोचना है, जो मोस्ट ऑफ द जगह पे वो चीज मिलेगी। तो गार्डन में आपको लेडल नहीं मिलता, बाकी हर जगह जो दूसरी चीज लिखी है वो मिल जाएगी, या पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसी करके हमारा आंसर ए ऑप्शन, गार्डन लेडल हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। 19th। अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ये सब मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट है ना। तो विभाजन, जोड़, घटाव, ये सब हमारे ऑपरेशंस हो गए, और गणित इन सब के अंदर ये हम पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया कि इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। 20 क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है, 48, 81, 25, 49। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे अगेन डिजिटल सम, प्रोडक्ट, प्लस माइनस, बट बेटे उससे पहले एक चीज क्लियर कट देखो ना, कि ये पे ये सारे नंबर स्क्वायर्स हैं। 25 और 49 ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। 64 और 100 ये 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर है। इधर ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है। तो यही रह गया ना, क्योंकि 9 का तो स्क्वायर आ रहा है बट 7 का स्क्वायर नहीं है, वो 48 है, वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, काफी इजी ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है जी, चलो 21st में क्या कह रहा है, स्पीक, बोलना और चिल्लाना, यानी ये हमको पता लग गया इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी स्पीक आराम आराम से बोल रहे हो, चिल्लाना मतलब जोर जोर से आप बोल रहे हो। मॉर्निंग और नाइट, तो यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हुई थी, कम ज्यादा कोई चीज की बात हुई थी, यहाँ पे ऑपोजिट विपरीत बात हो गई, सुबह शाम, दिन रात, है ना, उस हिसाब से। टच और धक्का देना, तो किसी को छूना, सिंपली टच करना और धक्का देना, तो फिर से इंटेंसिटी मतलब फिर से जोर की बात हो गई, कितना जोर लगाया जा रहा है ना। तो ए और सी मैच कर रहे हैं, तो बी यहीं से पता लग गया कि यहाँ पे ऑपोजिट आ रहा है, ये हमारा अगेन ऑपोजिट है, तो ये ऑड वन आउट होगा। आप अगला भी पढ़ के देख सकते हो, डिनाई मतलब मना करना, है ना। कोई चीज आपको पेंसिल मांग रहा है तो आप उसे मना कर देते हो बड़े प्यार से, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्यूज भी आप एक तरीके से कि मैं दूंगा ही नहीं, है ना, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो इसमें भी आप बी ऑप्शन मार्क कर दोगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। चलो जी, 22, इरेजर, जिससे आप पेंसिल मिटाने का काम करते हो, पेन, पेपर, ये सब स्टेशनरी का सामान है ना। तो स्टेशनरी अलग हो जाएगा, ये वो मैथ्स वाले जैसे ही हो गया, कि बाकी तीन उसके अंदर के हिस्सा था, मैथ्स अलग हो गया, तो सेम स्टेशनरी का हिस्सा है, पेन, पेपर, इरेजर, ये सब कुछ। तो स्टेशनरी यहाँ पे हमारा अलग हो जाएगा और इजी भी है। ठीक है ना। 23rd,
23rd में क्या कह रहा है बेटे, 13 से 40, 18 से 55। अब देखो ये सब मल्टीपल के पास आ रहे हैं, क्लियर कट दिखना चाहिए, ठीक है। कि 13 इंटू 3 करता हूँ 39, प्लस 1 करता हूँ तो 40, है ना। 17 इंटू 3 करता हूँ 51, प्लस 1 तो 52। 18 इंटू 3 54, प्लस 1 तो 55। तो ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। 9 वाला नहीं हो रहा, 9 इंटू 3 27, प्लस 2 करना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। तो ये वाला हमारा गड़बड़ी हो गई, तो अलग पेयर भी हो जाएगा। अगेन हम इसको ओरली भी देख सकते थे, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। हो जाएगा ना। 24 में देखो क्या हो रहा है, 25 से स्क्वायर दिखता है, 64 से स्क्वायर दिखता है, पर और कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जो भी नंबर है उसको उल्टा करके लिख दिया गया, कि 28 था तो अब 8 को इधर लिख दिया और 2 को इधर लिख दिया, है ना। 46 तो 6 को इधर, 4 को इधर, 62 तो 2 को इधर, 6 को इधर, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ए हमारा रॉन्ग टर्म यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 को अगर लिखना होता तो 52 आता, इन सेम वे कर रहे थे। 65 का तो कोई चांस ही नहीं है, और इन्होंने बहुत ही आसान नंबर दे दिया कि बच्चे को ट्रैक करना ही बहुत आसान हो जाए, बिल्कुल भी टाइम ना लगे, ठीक है। 25th, अब ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइप से, अलग अलग वैल्यू से आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइप हो जाती है, कृपया करके इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अभी आप यहाँ पे नंबर्स देखोगे ना, तो कोई ऐसे खास मतलब स्क्वायर क्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा नंबर गिवन है 119 या 91। इनकी खास बात क्या होती है ना, ये प्राइम नंबर से बनते हैं। जैसे 119 की मैं बात करूं तो 7 इंटू 17 से 119 बनता है, ठीक है। और 91 की बात करो तो वो बनता है 13 इंटू 7 से, या 7 इंटू 13 से। दोनों में मुझे एक चीज नजर आई कि 7 दोनों में फिक्स था, है ना। अगर मैं 28 नंबर का भी देखने का देखूं तो उसमें भी 7 फिक्स है, यानी कोई एक नंबर अलग सा मल्टीप्लाई हो रहा है, बस 7 जरूर आ रहा है। तो अगर मैं इसका पेयर देखूं 136 की अगर मैं बात करूं, तो उसको भी अगर 7 से चेक किया, है ना, तो वो क्या वो डिवाइड हो पा रहा है 7 से? सबसे पहले तो ये देखो, तो 7 से ये तो नहीं डिवाइड हुआ। क्या ये 17 से डिवाइड हो पा रहा है? तो 17 से डिवाइड किया तो ये 8 से हो गया। तो यानी 17 इन दोनों का एक कॉमन नंबर था, और ये 7 और 8 आ गया, यानी 119 और 136 जैसे लग रहा है कि शॉर्टर स्मॉलर फ्रैक्शन है। इनको अगर 17 से मैं विभाजित कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये 7:8 आ जाता है, ठीक है। सेम अब 91 और 104 का है। 104 को आप 13 से करोगे तो इंटू 8 आएगा, 13 दोनों में कॉमन आ गया। तो 91 और 104 भी हमारा 7:8 बन जाता है अगर हम इसको 13 से कट करते हैं। अब क्वेश्चन में चेक कर लो, बस पता लग गया। जो भी हमारी रेशो है वो 7:8 होनी चाहिए। तो मैं इसको अगर 7 से कट करता हूँ, है ना, तो ये तो होगा नहीं। पर क्या मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 28 कट करोगे 7 आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा। तो ये भी 7:8 दे रहा है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो इसमें 7:8 नहीं आएगा, है ना। इसमें 27:32 तक जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये पता लगा कि ये गलत है, यानी कोई एक m/n कोई भी हो सकता है। मैं इसको डबल कर देता हूँ ताकि आपको एक कलर अच्छे से दिख जाए, है ना। तो ये रेशो फिक्स आ रही है सब में, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेपर में, बहुत जगह पे अलग अलग फॉर्म में ये सवाल आपको देखने को 100% मिलेगा, और इसमें हम गलती मतलब अब ना करें, ठीक है। 26 तो बहुत ही इजी है। अगर आपको क्यूब्स याद हो तो 9 का क्यूब 729 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है ना। 17 का क्यूब ये नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 3 वैसे क्यूब आ गए, है ना। अब
एक चीज यहाँ पे चेक करना, बहुत बच्चे जो सीधा ये सोच के मार्क करा है कि 3 क्यूब आ गए तो यही नहीं होगा। तो बेटे ऑल्दो ये क्यूब नहीं है, ठीक है, मान लिया कि ये क्यूब नहीं है, क्योंकि जब 7 × 7 × 7 करोगे तो यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए, है ना। तो उस करके पता लग गया। पर अगर यहाँ 17 का क्यूब गिवन होता तो फिर हम ए ऑप्शन को गलत करते। क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर के क्यूब हो जाते। 7 का क्यूब, 13 का क्यूब, 17 का क्यूब, 9 का क्यूब प्राइम नंबर का क्यूब नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे डी ऑप्शन इसलिए आंसर है क्यों? क्योंकि 17 का क्यूब ही सही नहीं लिखा हुआ। क्या ये चीज आप सबको समझ में आती है? एक बार फटाफट से मेरे को बता दो यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली डी मार्क कर देंगे। बट अगर वहां पे 17 का क्यूब लिखा होता, ठीक है, 17 का क्यूब कितना हो गया, 340, नहीं 17 × 17 289 × 17 4913 आई थिंक, है ना। एक बार ये चेक कर लेना, वैसे सही है, ठीक है। तो मेरे बेटे अगर ये यहाँ पे ये गिवन होता तो ए मार्क करते कि बाकी 3 प्राइम नंबर के क्यूब बन रहे थे, ये नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए, ठीक है। 27 मेरे ख्याल से अब बिल्कुल आसान सवाल बन जाता है, सीधा सीधा स्क्वायर लिखे हुए, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ये पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो ये गलत करने का मतलब कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गलत इसलिए है कि बाकियों से मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना। 28, 28 में क्या हो रहा है, देखो 126 देख के जो सबसे पहले माइंड में आता है कि 5 क्यूब प्लस 1, है ना। 217 देख के माइंड में आता है 6 क्यूब प्लस 1, पर और किसी में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, और किसी में कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो चीज चमकती है वो है 217, ये कुछ नंबर है जो हमें याद होने चाहिए। देखो 21 भी 7 से कटता है और 7 भी, तो ये 7 से विभाजित हो रहा है, 31 आ रहा है। अगर मैं 126 को 7 से डिवाइड करूं, 126 को 7 से डिवाइड करूं तो ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 189 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 14, 49, 27 से ये भी हो रहा है। 254 को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना 7 से तो वो डिवाइड नहीं होगा, उसमें कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं यहाँ पे कलर एक मिनट चेंज हुआ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डिवाइडेड बाय 7 करके चेक किया। तो जो मैंने ऑर्डर बताया था, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब्स, फिर डिविजिबिलिटी, तो ये डिविजिबिलिटी चेक हो गई। आप ऐसे 4 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, और यही वो बार बार आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अच्छा सवाल अगेन हमारे यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। 29, देखो अभी यहाँ पे नंबर्स दूर दूर है, 1 2 3 4 5 7 7 8 9, पर सबका ऑर्डर देखो ये कितना आसान है कि 1 2 3 5 6 7 7 8 9 सब एक साथ है ना नंबर। तो ये गलत हो गया बस कि यहाँ पे 4 5 6 आना चाहिए था, है ना। अब कृपया करके इनमें आप जितना एक्स्ट्रा सोचोगे उतने गलत करने के चांसेस हैं। कई बार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, उसमें ओवरथिंक करके गलती हम ना करें, ठीक है ना। सवाल नंबर 30, देखो ये रिवर्स वाला सवाल आ गया ना, नदी के ऊपर वाला। मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके कितनी जनरल नॉलेज, बाय जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके जो है आपको पता है उसका रोल होगा। तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी और ताप्ती रिवर, इन सब में कौन सा अलग होगा? तो मेरे ख्याल से सारी की सारी जो है हमारी कहाँ पे आएंगी? अगर मैं ऐसे से ऐसे चेक करूं तो ईस्ट की तरफ जा रही है मेरे ख्याल से, है ना। एक बार चेक कर लो, सारी की सारी ईस्ट की तरफ जा रही है, तप्ती छोड़ के वो वेस्टवर्ड जाती है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक बार ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप भी चेक करना इस चीज को। रीजन यही है, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट ही है, एक बार बस क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अगर अच्छे से ज्योग्राफी, हिस्ट्री के डेज, डेट्स, पार्टी के नाम, उनके फाउंडर के नाम,
ये सब याद रखोगे ना तो मतलब बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि अभी आप उसके रीडिंग स्टेज में इन चीजों को पढ़ रहे हो। तो अकॉर्डिंगली उसे देख लेना। वैसे आंसर तो वही है, रीजन भी वही है, बस एक बार आप उसके बारे में पढ़ोगे तो और बेटर चीजें है ना पढ़ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31 का अगेन इंग्लिश के शब्दों से यहाँ पे पूरा पूरा रोल है। मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको बेटर भी कर लोगे। हिंदी में इनके शब्द पढ़ के पता लग जाता है वैसे तो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, बट आपको पता भी होना चाहिए। किसी भी चीज को कंडेम करना तो मतलब उसके बारे में कुछ है ना बताना कि कुछ क्या बुरा था, क्या चीज पसंद नहीं आई, है ना। डिस्पैरेज करना भी यही हो गया कि आप उसके बारे में कुछ बुरा या कुछ उनके बेटर करने के लिए कुछ बताना चाह रहे हो। डेनिग्रेट का मतलब भी हो गया उसके बारे में सही नहीं बोलना। तो ये तीनों सिमिलर मीनिंग आ रहे हैं, है ना। ऑकवर्ड होता है कि हम खुद ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द जो बाकी सब फील कर रहे हो कुछ अलग हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, खुद फील से भी हो सकता है। ऑकवर्ड इन इन डिफरेंट वे से भी वर्ड यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट वर्ड ऑकवर्ड होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ बुरा कहने या करने के रिलेटेड है, ऑकवर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑकवर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको मार्क डाउन कर दोगे। ठीक है, 32 मेरे ख्याल से अगेन ये सारे क्यूब नंबर्स आ गए, अभी हमने पढ़े थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कल वाली क्लास में कि क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, है ना। क्यूब्स याद होंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये रॉन्ग टर्म है। यहाँ पे 729 होता तो सही होता 9 का क्यूब। ठीक है, 33 56 49। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब्स आप फिर से देखोगे नहीं दिखेगा, बट अभी हम पहले कर चुके हैं और ये नंबर देखो फिर से आया 91, है ना। 91 हो गया, 119 हो गया। इनकी विशेषता आपको पता होनी चाहिए। 117 हो गया, है ना। तो 13 से ये मैं कट करूंगा तो ये 7, ये 8, तो 8:7 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको 7 से कट करता हूं तो ये 8 और ये 7, तो ये भी 8:7 आ रहा है। अगर मैं इसको 4 से कट करूं तो 8:7, ये भी सही आ रहा है। पर ये अगेन नहीं आ रहा, ये सीजीएल का देखो आप सवाल है ना, वो शायद सीपीयू का था या सीजीएल का ही था, तो पर थोड़ी वैल्यूज अलग के साथ ये सेम सवाल आ रखा है। तो यहाँ पे नेट रेशियो 8:7 बन रहा है, स्मॉलर फ्रैक्शन बी ऑप्शन को छोड़ के। तो हम इस चीज का ध्यान रखें और बिल्कुल अच्छे से रखें। ठीक है, 34 अगर मेरा वो क्लास आप सब देख चुके हो, नहीं देखे तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि वो क्लास आप देखो। रोल ऑफ अल्फाबेट्स आप ये यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हर्षदीप यूसी लाइव लिख के। ठीक है, तो जैसे ही आप ये क्लास सर्च करोगे तो आप यहाँ पे अल्फाबेट का रोल्स उनकी इंपॉर्टेंस देख पाओगे, समझ पाओगे। और वहां पे एक मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, रिवर्स कोड्स या ऑपोजिट कोड्स, है ना, जिसको पहले आता भी है तो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ऐसे अक्षरों के जोड़े जो अल्फाबेट में, अल्फाबेट सीरीज में सेम पोजीशन पे होते हैं, जैसे AZ BY CX, कि ये शुरुआत से पहले नंबर पे होता है या आखिरी से पहले नंबर पे होता है, ये शुरुआत से दूसरे पे या आखिरी से दूसरे पे, तो ये हमको पता होने चाहिए, है ना। एक बार मैं सारे लिख देता हूँ। डेविड वार्नर की बैटिंग, लव वर्ड से LO और VE, ये सारे रिवर्स कोड है। FU, GT रोड, है ना, इंडियन रेलवेज, हर्षदीप सिंह आपके टीचर का नाम। और जब मैं ये सबको लिख रहा हूँ, है ना, जैक और क्वीन, PK मूवी, तो आपको रिलेट होगा कि अरे भाई ये तो डायरेक्ट ही हमारा यहाँ पे उपयोग आ रखा है। कैसे, ये देखो, क्या H और S एक दूसरे का रिवर्स कोड और B और Y एक दूसरे का रिवर्स कोड, यही पेयर मैंने नीचे लिखे हैं। ये ऐसे अक्षर है जिनको अक्षर, अगर मैं वर्णमाला में देखूं तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इनकी पोजीशन सेम होती है। ठीक है, ये चेक करो, GT और CX इनका भी सही है। QJ और UF ये भी ठीक है। DW और KO ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्यों? क्योंकि O की जगह यहाँ पे P आना चाहिए था, ये K की जगह L आना चाहिए था। तो ये हमारा ऑड वन आउट, रॉन्ग टर्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चले आगे। चलिए 35th क्या है?
स्कालपेल सर्जन, जो वो एक नाइफ सर्जन यूज करते हैं कट लगाने के लिए ऑपरेशन से पहले, उसको स्कालपेल बोलते हैं। चीजल स्कल्पचर, जो मूर्ति बना रहा है स्कल्पटर, वो चीजल है ना, जिससे छीलता है वो मार्बल को या जहाँ भी वो मूर्ति बना रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे टूल जो वो यूज करता है, और ये उसका ऑपरेटर जो उसको चलाने वाला है ना, वो चीज हो गई। एनविल ब्लैक स्मिथ, जो वो लोहे को सीधा करने के लिए जहाँ पे वो रखा जाता है, बिल्कुल एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का वो है ना रखते हैं, जिसके ऊपर रख के पीटते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे टूल जो वो यूज हो रहा है, तो पेपर बुक ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे टूल का भी काम कर सकते हैं, कोई ऑपरेटर कोई उनको यूज करने वाला है ही नहीं, है ना। कि जैसे पेपर हो, उस पे ऑथर लिख रहा है या कोई पोएट लिख रहा है, कोई भी लिख रहा हो सकता था, पेन हो सकता था जो एक ऑथर लिख रहा है। तो पेपर और बुक दोनों ही ऐसे शब्द आ गए जहां पे कोई उसका ऑपरेटर का नाम नहीं लिखा, तो ये हमारा है ना ऑड वन आउट हो जाएगा। और ये अगेन लिस्ट मैंने एनालॉजी की जो लिस्ट आपके साथ शेयर करी है उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सीधा इसके स्क्वायर्स लिखे हुए, 4 का स्क्वायर है 16, 14 का स्क्वायर है 196, 2 का स्क्वायर है 4, तो ये वाला अलग हो गया, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये आप इसको सिंपली मार्क डाउन कर दोगे और ये आपके लिए उतना ही इजी सवाल बना बना देगा, ठीक है। 37th अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि साइंस के बारे में थोड़ा सा अभी आप किसी भी फील्ड से हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप पढ़ ही रहे हो, है ना, चाहे आपने 10th के बाद नहीं पढ़ा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, ये सारे हमारे आइसोटोप्स हो गए, है ना। आप इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस या उन सब चीजों से भी रिलेट करके देखते हो। सोडियम एक सिंपल मेटल हो गया, है ना, तो यहाँ पे सोडियम अलग हो जाएगा, बाकी सारे आपके जो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या आइसोटोप्स वर्ड्स हम यूज करते हैं उससे रिलेट करोगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन फिर आज के लिए होमवर्क आपका छोड़ते हैं, कुछ 10 15 20 सवाल रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। टाइम बचा तो और क्वेश्चंस भी साथ में ले लेंगे, जितने ज्यादा माइट भी हम 60 क्वेश्चन तक कर लें, है ना, क्योंकि आज की क्लास में एक बार हम इतना ही करते हैं कि एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं वो हमको पता रहे। सबसे अगेन हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या हो रही है, जो कुछ बच्चे शायद मिस कर रहे हैं, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से है ना देख पा रहा हूँ या बता पा रहा हूँ, तो प्लीज स्क्वायर्स याद कर लो। आज आपने इंपॉर्टेंस देखा, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एक ओवरव्यू करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो पूरी स्पीड से करेंगे, है ना, और अगली क्लास में इससे भी ज्यादा क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं। तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आप सबको बिल्कुल आने चाहिए। अगर मैं क्यूब्स की बात कर रहा हूँ तो 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स आपको आने चाहिए, जैसा 17 का क्यूब का आया था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो मैंने वो अपनी एक क्लास का ही आपको बताया, यूसी लाइव के चैनल पे ही है, कुछ दिन पहले की ही क्लास है, तो रोल ऑफ अल्फाबेट्स करके वो क्लास है, ठीक है, रोल ऑफ अल्फाबेट्स करके क्लास है। आप हर्षदीप आगे यूसी लाइव लिखोगे तो आपको वो क्लास भी देखने को मिल जाएगी, है ना। ये मतलब प्री रिक्विजिट होती है रीजनिंग शुरू करने से पहले कि ये चीजें आपको पता ही पता हो, ताकि आप इसको और बेटर तरीके से कर पाओ। एक मैं बार बार कहूंगा, सब बच्चे जीके जीएस यहाँ पे अच्छे से पढ़ ही रहे, कुछ स्टैटिक जीके वर्ड यूज करते हैं ना, स्टैटिक मतलब फिक्स, और जनरल नॉलेज, है ना। इंग्लिश तो आप मेरे ख्याल से यहाँ भी पढ़ रहे हो, रानी मैम से भी पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में ही हो। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती जा रही है, तो आपकी बेटर होती जाएगी, तो उनसे बेटर तो कोई गाइड करने वाला आपको और चाहिए ही नहीं है ना। स्टैटिक जीके का भी आप मेरे ख्याल से बहुत गुड हैंड्स में हो, और साथ में जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे वो ल्यूसेंट है, अरिहंत है, उनमें एक चैप्टर होते हैं, है ना, मिसलेनियस करके, या आखिरी में मिक्स टाइप करके, कि लॉन्गेस्ट ब्रिज क्या है, ये चीजें किस माउंटेन रेंज के अंदर आ रही है, कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जा रही है, कौन सा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, डायमंड इंडिया में कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, ऐसे वो फैक्ट्स ना, उनको प्लीज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सारे चैप्टर में उनका डायरेक्ट रोल हर बार दिखेगा, एंड कृपया करके मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज को मिस ना कर दो, ठीक है।
तो ये थोड़े से 2-3 मिनट में ले रहा हूँ। इसको अपना स्केड्यूल बना लो, प्रिंट आउट लेके चिपका दो, रोज उनको पढ़ते रहा करो, सारी चीजें बेटर ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आंसर भी और कुछ फीडबैक भी। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। बाय बाय।